नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। आज का मुद्दा लेकर हाजिर हो चुके। मुद्दा पढ़ लीजिए। मुद्दा है दिल्ली जैसा लक्ष्य गृह ना बन जाए यूपी, क्योंकि यूपी भी बहुत बड़ा है। यहाँ तो बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, दिल्ली के मुकाबले यहाँ ज्यादा टूरिस्ट आते हैं भाई। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जो होटल दिल्ली में हुआ, आपने देखा क्या हुआ था, कैसे 21 लोगों की मौत हो गई। एक तो एक परिवार खत्म हो गया। आज इसी मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं कि यूपी के होटलों की क्या स्थिति है भाई। अगर आपके आसपास भी इस तरह के कोई अवैध होटल चल रहे हैं तो हम कमेंट बॉक्स में जरूर जाइए और वहां पर कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए, जिससे पुलिस अलर्ट हो जाए सोशल मीडिया पर जब हमारा ये शो जा रहा है। तो दिल्ली के मालवीय नगर के फ्लोरिश स्टे होटल में लगी भीषण आग में 21 लोगों की मौत के बाद होटलों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। इतने बड़े अग्निकांड के बाद योगी सरकार भी प्रदेश में गंभीर दिखाई देती है। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्ती के साथ तमाम तरह के दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद हर जिले में प्रशासन अलर्ट पर है। जी मीडिया ने भी ग्राउंड रिपोर्ट पर उतरकर रियलिटी चेक किया। जी हाँ, अलग अलग जिलों की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें। आखिर यूपी के अलग अलग जिलों में बने होटल्स की हकीकत क्या है, यूपी में नियम और कानून का पालन किया जा रहा है या नहीं। सवाल यह है, देखिए सवाल यह है, जब कोई घटना होती है आखिर हादसे के बाद ही एक्शन क्यों। जी हाँ, क्यों एक्शन होता है। आपको याद होगा बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स जिसमें एक बाढ़ आ गई थी, जिसमें मौत हो गई थी दिल्ली के अंदर ही, जब बेसमेंट पे पानी घुस गया, उसके बाद एक्शन हुआ। ऐसे ही होटल में आग लग गई तो 21 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अब हर राज्य में ऐसा हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि घटना के बाद आप लोग जागते क्यों हैं, पहले कहां सोता रहता है हमारा ये प्रशासनिक अमला। पहले ये रिपोर्ट और फिर तमाम मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे बारीकी से। दिल्ली के मालवीय नगर में होटल अग्निकांड की आग भले ही ठंडी पड़ गई हो, लेकिन मौत के तांडव की खौफनाक तस्वीर को जिसने भी देखा उसके जहन से इसे निकाल पाना आसान नहीं। 21 लोगों की मौत के बाद सिस्टम पर कई सवाल उठने लगे हैं। इसके बाद दिल्ली ही नहीं, अब यूपी में भी प्रशासन होटल्स को लेकर नींद से जाग गया। लखनऊ में एलडीए ने 290 होटल की सुरक्षा ऑडिट का फैसला किया है। होटल के स्ट्रक्चर, आग से बचाव के इंतजाम देखे जाएंगे। इससे पहले हजरतगंज में होटल रेस्टोरेंट की जांच के बाद खामी को लेकर नोटिस जारी किया गया। 21 पैरामीटर्स पे, देयर आर 21 पैरामीटर्स जिस पे हम यह चेक करते हैं कि फायर फाइटिंग जो इक्विपमेंट्स लगाए जाने हैं वो इनके पूरे हैं या नहीं। और यह नहीं कि हम ये कोई पहली बार कर रहे हैं, यह हमारी ड्रिल चलती रहती है। वहीं जी मीडिया की टीम होटल्स की रियलिटी चेक करने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरी। चारबाग इलाके में जब हमारी टीम पहुंची तो मंडी के अंदर तंग गलियों में छोटे छोटे सैकड़ों होटल्स मौजूद थे। यहाँ के हालात ऐसे हैं कि किसी अप्रिय घटना के दौरान यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी नहीं पहुँच पाएंगी। हमारी टीम जब कुछ होटल के अंदर पहुंची तो वहाँ आग बुझाने का सामान तो दिखा, लेकिन किसी ने फायर एनओसी नहीं दिखाए। ये एक होटल है, होटल संगम। इसके अलावा यहाँ पर भी कई होटल है कि ये छोटा होटल है, तंग गलियों में है, लेकिन एंट्री इसकी इधर से बनाई गई है, एग्जिट यहाँ पर है। ये फायर काम करता है, फायर अलार्म भी यहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन सबसे खास बात है कि अंदर गलियों में यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ तक नहीं पहुँच सकती हैं। वक्त रहते सिस्टम ऐसे होटल्स पर एक्शन ले तो भविष्य में दिल्ली जैसे अग्निकांड से बचा जा सकता है। उम्मीद है कि प्रशासन सुरक्षा ऑडिट के बाद जरूरी कार्रवाई करेगा। तुषार श्रीवास्तव, लखनऊ, जी मीडिया। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे हमारे साथ आपको बता दें। बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह साहब जुड़ गए। सिंह साहब बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और आपको बता दें हमारे साथ महोबा से मुख्य अग्निशमन अधिकारी रेहान अली जुड़ेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता वर्षा वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। पूर्व डीजी अशोक धर द्विवेदी साहब हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले द्विवेदी साहब, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे। देखिए, चलिए पुलिस का तो इसमें कोई भूमिका नहीं होती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सब चीजें दिल्ली में हुआ या अभी भी, क्योंकि यूपी पर हम इसलिए फोकस कर रहे हैं, यूपी टूरिज्म का हब है और मुझे तो नहीं लगता दिल्ली से बहुत ज्यादा तो टूरिज्म यूपी में ही आता है, चाहे वो आगरा हो, अयोध्या हो, अब तो बहुत ज्यादा वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, और बहुत सारे अवैध होटल्स बने हुए हैं, बहुत सारे नियम ताक पर रखकर बने हुए हैं। आप इसे प्रशासनिक फेलियर नहीं मानेंगे कि ये सीधा सीधा हर जगह प्रशासनिक फेलियर है, हर डिपार्ट का? निश्चित रूप से प्रशासनिक फेलियर तो है ही, और संक्षेप में कहें तो इसमें कुछ हद तक
कहीं कहीं पर हो सकता अपवाद मिल जाए, मिली भगत या भ्रष्टाचार भी एक प्रमुख कारण होता है। ये सामान्यतया देखने को मिलता है, कहीं कहीं इसका अपवाद भी देखने को मिल जाएगा। तो ये जो अग्निशमन की जिसकी बात हम लोग चर्चा अभी कर रहे हैं, इसमें मूलतः फायर विभाग सम्मिलित होता है और जो भवन कंस्ट्रक्शन के लिए नक्शा पास करते हैं या लाइसेंस देते हैं वो विभाग इसमें इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा कई और भी विभाग होते हैं। अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से और समय से पूरा करें तो ऐसे अप्रिय हादसे बच सकते हैं। बिजली विभाग भी इसमें इन्वॉल्व होता है। अग्निशमन के बारे में मोटे तौर पर अगर कहा जाए, जो अंग्रेजी का अल्फाबेट पी होता है उसके 4 पी प्रमुख स्तंभ होते हैं। पहला होता है प्रिवेंट करिए, जितना संभव हो सभी को कोशिश करना चाहिए, चाहे होटल हो, चाहे अस्पताल हो या घर हो, प्रिवेंट करने कोशिश करें कि ऐसा हादसा ना हो। दूसरा पी होता प्लान करिए, होटल वगैरह में प्लान करना चाहिए कि अगर हादसा हो जाए तो कहां से जल्दी से निकासी हो जाएगी जो उसमें रह रहे उन लोगों का। तीसरा होता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब जो सुरक्षा के उपकरण हैं, चाहे फायर एक्सटिंग्विशर हो, अलार्म हो, इन सब चीजें अपनी जगह पर स्थापित है या नहीं है। चौथा पी एक प्रमुख है कि जो स्टाफ है, होटल का स्टाफ है या अस्पताल का स्टाफ है जो वहां पर ड्यूटी देता है, उनको साल में 2 बार 3 बार ट्रेनिंग। यही तो बात है ना दिनेश साहब, कोई देखता कहाँ है? अब ये उसी का तो ये परिणाम हो रहा। अब 6 कमरे की जगह वहां 20-20 कमरे बन गए, कैसे बन गए? यही तो एक बड़ा सवाल है ना, कोई नहीं देखता है। तो वो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है जिन्होंने उसकी अनुमति 6 कमरे की थी, उनको जाकर देखना चाहिए कि 6 ही बनाया या इसने 8 बनाए या 10 बनाए। देखे जरूर होंगे, ये मेरा अनुमान है, मैं हो सकता है गलत हूं, देखे जरूर होंगे। अगर नहीं देखे तो लापरवाही है। और द्विवेदी साहब, मुझे ये कड़वा सच बताने में कोई गुरेज नहीं है, सब बिकता है, बस खरीदार होना चाहिए, सब बिकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ही की बात मैं भी कह रहा हूं कि देखे जरूर होंगे लेकिन वो आंख बंद कर लिए होंगे, तो उसी का परिणाम ये है। आ रहा हूं द्विवेदी साहब, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता है वर्षा वर्मा। वर्षा जी, आप कैसे देखती हैं इन घटनाओं को? और आपको लगता है, क्योंकि आप लखनऊ से शायद हमारे साथ जुड़ी हैं और राजधानी लखनऊ में बहुत सारे ऐसे होंगे होटल्स जो अवैध तरीके से चल रहे होंगे, जहां एनओसी वहां नहीं ली होगी फायर के लिए, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब हादसा हो गया तो हम भी आप चर्चा करने लगे, सरकार, पुलिस, प्रशासन सब जाग गया है, अब सब जांचें हो रही है। देखिए, मेरा ये मानना है, जब तक हम लोग जब हमारे ऊपर कोई हमारे समाज में जब इस तरह की कोई आपदा आ जाती है और हम लोग सिर्फ तभी ही बात करते हैं, अगर इन सारी चीज़ों को अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास अगर शुरुआत से ही हो, हमारा सीधा ये मानना है कि एनओसी जो लोग पास करते हैं उनको शिकंजे पे कसा जाए, ना कि हम होटल मालिक मुझे लगता है कि सेकेंडरी है दोषी। जो फर्स्ट स्टेप दोष का होता है वो ये है कि जो लोग एनओसी पे साइन करके दे रहे हैं, आप विश्वास मानिए, जब हम फील्ड पे जब इस तरह की कोई आपदा आई होती है हमारे शहर में, और बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट जब मैं वहां पे पहुंचती हूं तो जो आंसू मैं उन लोगों के देख पा रही होती, जो चीखे बच्चों की, जो अन्य लोगों की जो जलती हुई लाशें हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं, उनको बचाने से ज्यादा जो हम लोगों के जहन में जो एक बात आती है वो ये आती है कि वो जो एक गुस्सा का अंबार होता है वो फटा हुआ होता है। हम लोगों को लगता है कि हम लोग सिर्फ कब तक बातें करते रहेंगे, इस तरह की गोष्ठियां करते रहेंगे, इस तरह के लाइव देते रहेंगे। हम लोगों को मुद्दे पे बात करनी चाहिए, सॉल्यूशन पे बात करनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि जब इस तरह की आपदाएं हम लोग तभी सक्रिय ना हो, जो लोग इसमें दोषी हैं उन लोगों के ऊपर एक कड़ी कार्रवाई करी जाए। मुझे लगता है कि कड़ी कार्रवाई वो भी इस तरह की होनी चाहिए जो समाज के लिए एक मिसाल बन पाए। चले, जो अधिकारी इन पेपर्स में साइन करते हैं। मैं आ रहा हूं, मैं लौटूंगा और भी बिंदुओं पर आपसे चर्चा करूंगा। हमारे साथ एसएन सिंह साहब हैं बीजेपी की तरफ से। सिंह साहब, यूपी में सब ऑल इज वेल है, यूपी में गारंटी देते हैं इस तरह की कोई घटना नहीं होगी,
और हालांकि यहाँ तो अस्पतालों में भी आग लग जाती है, यहाँ तो मरीजों को भी कैसे कैसे निकाला जाता है। लेकिन आप मानते हैं ऑल इज वेल, क्योंकि यहाँ तो ट्रिपल इंजन चल रहा था दिल्ली में, ट्रिपल इंजन के दौरान भी इस तरह की दर्दनाक घटना हो गई। जयप्रकाश जी, बड़ी संवेदनशील मुद्दा है और जान की कीमत जो है वो जुबान से नहीं पूरी हो सकती है कि हम कुछ भी जुबान चला दे और जान की कीमत मिल गई। निश्चित तौर पे जहाँ कहीं भी ऐसी घटनाएं होती हैं वो बहुत दुखद होता है, जान चली जाती है, व्यक्ति मर जाता है, उसका परिवार समाप्त हो जाता है। हम संवेदना व्यक्त करते हैं और ज़रूर ये कोशिश करेंगे, जैसा कि आपका सवाल था, कि इसकी उत्तर प्रदेश में पुनरावृत्ति न होने पाए। जिम्मेदार सरकार होती है, जो जवाबदेह सरकार होती है, वो फौरन कार्रवाई के लिए तैयार होती है। और देखे होंगे कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुखिया पूज्य योगी आदित्यनाथ जी तत्काल आदेश देते हैं कि आप जितने होटल हैं, जितने रेस्टोरेंट हैं, सभी जगहों पे जाइए। होता क्या है, जब कोई भी होटल को या किसी मकान को एनओसी दी जाती है तो उसमें फायर हाइड्रेंट सिस्टम होते हैं, उसमें फायर अलार्म सिस्टम होते हैं। चूँकि अधिकांश घटनाएं ऐसी देखी गई, चाहे दिल्ली की हो, मुजफ्फरपुर की हो या जहाँ की भी घटनाएं हों, वो रात को घटनाएं होती हैं। तो उस समय अगर आप ऐसे स्मोक डिटेक्टर सिस्टम नहीं लगाए हैं, स्प्रिंकलर नहीं लगाए हैं और कोई घटना हो गई तो एक तो अलार्म चौकन्ना कर देता है और जो स्प्रिंकलर रहता है तो पानी का फव्वारा वहीं पे करता है। एक घटना दिल्ली से सीखना चाहिए और आप बड़े जिम्मेदार चैनल है और करोड़ों लोग देख रहे होंगे, जब कभी कोई जांच अधिकारी आता है तो उस दिन तो लोग दोनों दरवाजों को खोले रहते हैं और साफ किए रहते हैं। दिल्ली की घटना में भी ऐसा हुआ और प्रायः जो भी देश में घटनाएं हुई हैं, एक दरवाजे के लोग बंद कर देते हैं रात को, किन्हीं और सुरक्षा कारणों से छत को भी बंद कर देते हैं। ऐसे पैसे से लोग निकल नहीं पाते हैं। चौथी, हमारे एक बड़े भाई चूंकि उन चीज़ों के अच्छे जानकार थे, उन्होंने कहा कि सारा सिस्टम लगा भी रहता है तो जो कर्मचारी होते हैं वो दिन में तो चले जाते हैं, रात के जो कर्मचारी होते हैं या दिन में भी बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, उनको सिस्टम चलाने की जानकारी नहीं होती। ये भी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जानी चाहिए। और पांचवी बात मैं आपको कहूँगा कि निश्चित तौर पर जब उत्तर प्रदेश में 2017 में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनती है, गाजियाबाद में एक छोटी सी घटना होती है और उसमें किसी की जान नहीं जाती है, फिर भी वो 14वें महले पे लगी थी। तो बड़ी जिम्मेदारी से उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के अग्निशमन विभाग की बैठक ली और 14 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीदा। वह 14 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म जो हाई राइज बिल्डिंगों पे जा सके, 42 मीटर की मशीन होती है। अब 72 से 102 मीटर हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म भी उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद है, नोएडा है, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे अगर पहुँच भी जाए अग्निशमन अधिकारी तो करे क्या, 250 मीटर तक अगर आग लग जाती है तो एक ड्रोन सिस्टम भी लिया गया है। लेकिन फिर भी बात वही आती है कि अगर घटनाएं हो जाती हैं तो जवाबदेही है, जिम्मेदारी है और उससे हम मुकर नहीं सकते हैं। सरकार उत्तर प्रदेश की, पहले भी आप देखे होंगे किसी प्रदेश में पुल गिरता है, तत्काल उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि जितने पुल होते हैं, झांसी और उत्तर प्रदेश को में झांसी और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला एक पुल होता है, उसको तत्काल बंद कर दिया जाता है। बहुत सारे पुलों का निर्माण जो एक मानक तय किया जाता है कि ये 80 साल 90 साल पुराना है। बताने का ये मतलब है कि सरकार जो जिम्मेदार होती है वो ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति न करते हुए, ये तो अच्छी बात है भाई, यूपी में ऑल इज वेल रहे तो अच्छा मैसेज इस तरह की कार्रवाई करती है कि ऐसी अप्रिय घटना दोबारा ना होने पाए। चलिए अंशुधर जी, मैं लौट रहा हूं, बस एक रिएक्शन मैं कांग्रेस से ले लेता हूं। अंशु जी, जो दिल्ली में घटना हुई, क्या आप मानते हैं ये सरकार प्रशासन का फेलियर? और अंशु जी, आप ये भी मानते हैं सिंह साहब जो कह रहे हैं कि यहां सब ठीक है, सारी चीजों को हम लेकर दिशा निर्देश दे रहे हैं, मुख्यमंत्री अलर्ट है, आपको लग रहा है कि क्योंकि यूपी एक पर्यटकों का बहुत बड़ा हब है, बहुत ऐसे जिले हैं जहां पर्यटकों की लाखों की आवाजाही होती है हर दिन? देखिए, दिल्ली की जो घटना है वो बहुत ही दुखद है और बहुत ही भयावह है। और जो लोग भी, जिन लोगों की जान गई, उनका इसमें कोई दोष नहीं। दोष सिस्टम का है, दोष पूरी तरीके से जो जिम्मेदार है, जो प्रशासन है, उसका दोष है और सरकार का दोष है। क्योंकि जो प्रशासन है, जो सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं सरकार से संरक्षित होता है। और जो इस तरीके के अवैध निर्माण हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रशासन सरकार के संरक्षण में या सरकार को गुमराह करके उसमें पूरी तरीके से एक मैनेजमेंट चलता है और उसके साथ अवैध निर्माण होते रहते हैं।
लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिन लोगों की जान गई उनका तो कोई दोष नहीं था। वो तो बेचारे वहां पर गए थे सुविधा लेने या अपने परिचितों का उनका इलाज कराने। एक परिवार था जो एक सामने हॉस्पिटल में इलाज करा रहा था। तो ये बहुत बड़ा एक सिस्टम है और ये सिर्फ बात दिल्ली की नहीं है। देश के किसी भी कोने में इस तरीके के जो अवैध निर्माण हैं वो लगातार हो रहे हैं। कम हो सकते हैं या कहीं पर ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि हमारे यहाँ पर सब चंगा है, सब अच्छा है। उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए, हाल में ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चारबाग में एक होटल में आग लगी थी, काफी लोगों की जान गई थी जी। उसके बाद कहा गया उस होटल को सील किया गया और आप इत्तेफाक देखिए कि 3-3.5 साल बाद वो मैनेजमेंट करके उसे डिमोलिश किया जाना था, उसे फिर मैनेजमेंट करके उस होटल को चालू कर दिया गया। आज वो होटल चल रहा है और ये एक आधे होटल नहीं है, ये लाखों की संख्या में होटल हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये 20,000 होटल इस तरह के चल रहे हैं, छोटे छोटे 4 कमरे के, 8 कमरे के, 10 कमरे के, जिसमें कोई भी प्रोविजन फायर सेफ्टी का नहीं है, कोई भी प्रोविजन इमरजेंसी एग्जिट का नहीं है, सब राम भरोसे है। और जब भी घटनाएं होती हैं उस पर हम लोग डिबेट करते हैं, चिंतन करते हैं, सरकारें भी 2-4 दिन उस पर ध्यान देती हैं, उसके बाद सारी चीजें सामान्य हो बिल्कुल यही तो कमी है ना, और तभी जान चली जाती है। अशोकधर जी कुछ बात रखना चाह रहे थे। मैं अशोकधर जी मैं कहना चाह रहा हूं, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी सजग राजनेता हैं, उन्होंने निर्देश दिया, बहुत अच्छा किया। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि कुआं, प्यास लगने पर कुएं नहीं खुदाए जाते हैं। जो ऐसा करता है वो नासमझ कहलाता है। पहले से ही व्यवस्था की जाती है। गर्मियों में आग लगती है, छोटे बच्चे भी जानते हैं, तो क्यों नहीं जो है फायर सर्विस के लोग और बिजली विभाग के लोग और लाइसेंसिंग अथॉरिटी वगैरह हैं, तमाम संस्थानों में, होटल में फरवरी महीने में, जनवरी महीने में ही जा करके जब जाड़ा रहता है, क्यों नहीं चेक करते कि सुरक्षा के, अग्निशमन से सुरक्षा के उपाय पर्याप्त हैं या नहीं। और जहां का पर कमी, उनसे कहें कि आप 15 दिन में ठीक करें, 15 दिन बाद फिर आएंगे चेक करने। तो अगर ये अभियान प्रदेश में अशोकधर साहब, मैं मुझे जो लगता है, मुझे ठीक है, क्योंकि आप तो एक अफसर हैं, कोई नहीं जाता ग्राउंड पर, क्योंकि आपको अगर फायर की एनओसी चाहिए तो आपको वहीं पहुंच जाइए दफ्तर में, वहां आपको घर बैठे दे देंगे, वो वहीं ऑफिस में बैठे बैठे दे देंगे। और मैं कुछ और चीजें भी जोड़ना चाह रहा हूं। ज्यादातर आप होटल्स देखेंगे वो ज्यादातर पॉलिटिकल लोगों के हैं या ज्यादातर बिजनेसमैन के हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, वो किसी ना किसी पार्टी से जुड़ा है। सारी चीज आपको अवेलेबल हो जाएगी, किसी मंत्री, नेता, विधायक के कहने पर आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। ना कोई अधिकारी जाने जाता, ना कुछ होता, ना कोई पकड़ जकड़ होती है, ना पुलिस जाती है, कोई नियम होते ही नहीं है। जब घटना होती है तो भाई आप पुलिस वाले भी जांचने पहुंच जाएंगे, भाई आईडी दिखाइए। मैं आपसे सहमत हूं, आप सही कह रहे हैं। ज्यादातर होटल ऐसे लोगों के हैं, प्रभावशाली लोगों के हैं, लेकिन उनको भी संजीदगी से चेक करके बताने में कोई बुराई नहीं है। मेरा खुद का अनुभव है, मैं फायर सर्विस में तैनात नहीं रहा हूं, लेकिन अगर फायर सर्विस के लोग जा करके जनवरी फरवरी में ऐसे प्रभावशाली लोगों के होटल में भी सुझाव दें तो वो लोग मानेंगे। मेरा ऐसा सोचना है, मना नहीं करेंगे, वो भी मानेंगे कि वो कहे साहब आप इतनी है, ये व्यवस्था न्यूनतम अपने यहाँ करा दीजिए, कर्मचारियों को थोड़ी ट्रेनिंग करा दीजिए। शर्मा जी, मैं आज कह रहा हूं, कम से कम 10 सालों में पुलिस विभाग के दफ्तरों में मैं डीजी ऑफिस में तैनात रहा हूं। फायर सर्विस के स्टाफ को बुला करके 1 घंटे अलग से पूरे स्टाफ की ट्रेनिंग कराया हूं कि अगर आग लग जाए तो हमारा स्टाफ जो है वही बुझा ले। फायर सर्विस की गाड़ी आने में 10-15 मिनट का टाइम लग जाता है। आग बुझाना शुरुआती दौर में कोई बहुत बड़ा पेचीदा काम नहीं है। बच्चे को सिखा दे तो बच्चा भी कर सकता है। आपकी बातें सही है, भ्रष्टाचार एक प्रमुख कारण है, लेकिन इस चीजों को बड़ा नुकसान होता है, इसको बचाया जाना चाहिए और बहुत आसानी से बचाया जा सकता है। चलिए, बचाने की कोशिश मैं एक बार रुक करता हूं। वर्षा जी, देखिए आप सोशल वर्कर हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ठीक है, हम चर्चा करेंगे, पॉलिटिकल लोग बैठ गए, एक अफसर बैठ गए, रिटायर्ड अफसर, हम चर्चा करके अब 1-2 दिन बाद दूसरे मुद्दे पर बात करें, क्योंकि हमारे पास भी खबर है। लेकिन आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ता अगर हो हल्ला करते रहे, आपको नहीं लगता कि ये लोग जागते रहें, प्रशासनिक लोग जागते रहें?
नहीं, बिल्कुल ये हम लोगों की बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट हम लोगों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि इन चीज़ों को इस तरह के मुद्दों को हम लोग उठाएं, बल्कि जब कोई घटना हो जाए तब हम इन मुद्दों को उठाएं। इससे कहीं बेहतर है कि हम इनके लिए एक लाइनअप चीज़ें हम लोग करें। इस तरह के हम लोग छोटे छोटे वर्कशॉप स्कूलों में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और नुक्कड़ नाटक के रूप में। बल्कि मुझे ये लगता है कि ये सारी चीज़ें जितनी सक्रिय रूप से हम लोग कर सकते हैं, ये एक शिक्षा का हिस्सा भी होना चाहिए और नियमित रूप से जो लोग जागरूक हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं, उन तक ये बातें पहुंचाई जाए। मैं डीजी सर जो हमारे हैं, अभी मैं उनकी बात से कितना सहमत रह सकती हूँ, आप जरा सा बताइए कि उन्होंने कहा कि उन लोगों तक ये सारी चीजें पहुंचाई जाए, बताई जाए। आपको लगता है कि जो लोग इतने बड़े बड़े होटल बना रहे हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनको क्या एनओसी के बारे में नॉलेज नहीं है, या वो करना नहीं चाहते हैं, या भ्रष्टाचार की नोट की गड्डियों पे वो इतना दब जाते हैं कि उनको किसी भी जो मृतक हैं उनके वो आंसू दिखाई नहीं देते हैं। तो ये हमारी आपकी ये जो सोशल मीडिया है, इन सब की एक बहुत बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई जा सकती है और इन चीजों से बाहर आया जा सकता है। और जो भ्रष्टाचार का जो रावण है, अगर उस पे लगाम लगाई जाए और जड़ से लगाई जाए, किसी भी चीज के लिए जब जड़ से हम काम करते हैं तब वो जा करके प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। अगर हम और आप बैठ के ऐसे डिबेट करते रहेंगे या सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करते रहेंगे तो सोल्यूशन कभी नहीं है। अब वक्त आ गया कि हमें सोल्यूशन पे काम करना चाहिए, सोल्यूशन पे हमें बात रखनी चाहिए और ये छोटे बड़े सारे मुद्दे हमें शिक्षा का एक हिस्सा बनाना चाहिए। चले, मैं सिंह साहब एक बड़ा सवाल है, आप मेरे सवाल से आ रहा हूं अशोकदर जी, क्योंकि रसूख का भी बहुत है, क्योंकि बहुत सारे होटल्स पॉलिटिकल लोगों के हैं, बहुत सारे लोग अगर होटल्स हैं वो बड़े बड़े बिजनेसमैन के, वो कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है, तो उस रसूख का भी लोग फायदा उठाते हैं। आप हो सकता है किंतु परंतु करें मेरे, लेकिन ये है और इसलिए बहुत सारी चीजें उन लोगों के लिए आसान हो जाती है। प्रशासनिक अमले में उनका प्रेशर होता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, तो चीजें उन लोगों के लिए आसान हो जाती हैं। कोई एनओसी, कोई नक्शा पास, कितने कमरे बनाने, कितनी सड़क चौड़ी होनी चाहिए, वहां आने जाने के रास्ता, कोई डोर वोर चेक नहीं करता है। सर जयप्रकाश जी, हम किंतु परंतु वाले प्रवक्ता नहीं। आपके साथ बहुत सारे डिबेटों में बैठते हैं, हम बड़ी साफ गोई से और अच्छी बात करते हैं, सकारात्मक बात करते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, क्योंकि प्रशासन को ही ये जिम्मेदारी दी गई रहती है कि कहाँ पे फॉल्ट है और फॉल्ट के ऊपर क्या कार्रवाई करनी है। लेकिन मैं इससे भी अच्छी और सुंदर बात करूँगा, चूँकि आज ये सार्थक चर्चा हो रही है, सबकी जानकारी के लिए चर्चा हो रही है कि हम भी देश के नागरिक हैं, हमारी सरकार है, हम भी जिम्मेदार हैं। हम क्यों ऐसे चोरी के साजो सामान को इकट्ठा करते हैं? ओपन हीटर अगर हम जला रहे हैं कहीं पे, जैसे बहुत सारे ऐसे चीज़ें पाई गई हैं जो सुरक्षा कवच से नहीं ढकी हुई थी। हमारी भी जिम्मेदारी है कि गर्मी आता है तो हम अपने लोगों को ट्रेनिंग देने का कार्य करें। मैं दोबारा कहता हूं कि प्रशासन की अधिकांश जिम्मेदारी है, लेकिन हमारा देश है, हमारे नागरिक हैं, हमारी हानि हो रही है। किसी का घर जल जाता है, किसी की दुकान जल जाती है, किसी के खुद के बच्चे जल जाते हैं और बहुत सारी लापरवाही देखी जाती है घरों में भी कि उनके खुद भी होते हैं। उनको भी आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध किया जा रहा है कि अगर आपको, जैसा आपने कहा कि बहुत सारे जगह पे ऐसा भ्रष्टाचार दिखता है कि वो एनओसी या जैसे भी ले लेते हैं, उनको भी चाहिए कि एक बार वो अपने सामने प्रत्यक्ष उसको चेक करा के अपने लोगों को ट्रेनिंग कराए। और प्रशासनिक अमले से भी ये इस बात को सीखना होगा, क्योंकि एक बहुत लंबी लिस्ट है, आज से नहीं। मुझे लगता है 50-52 के बाद से तो सैकड़ों लिस्ट में निकाल के रखा हूँ। उपहार सिनेमा में 59 लोग चले गए, तमिलनाडु स्कूल में 90 बच्चे चले गए, सरकारें बदलती रही, सिस्टम वही रहा। एमआरआई हॉस्पिटल में 90 लोग मर गए, स्टीफन कॉलेज में 40 लोग मर गए, शिवकाशी फायर में दर्जनों लोग मर गए, राजस्थान में चामुंडा देवी भगदड़ में 250 लोग मर गए, 2013 प्रयागराज कुंभ मेले में 36 लोग मर गए, आग लगी। इस तरह से कर्नाटक में 2025 में एक बड़ी लंबी लिस्ट है, 2015 में झांसी में, 2013 में प्रतापगढ़ में, मतलब एक लंबी लिस्ट है। मैं कह रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी भी तय होंगी। और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी ने एक पोर्टल बना रखा है
जनमानस के लिए कि अगर कोई भी आपको समस्या लगती है और लगता है कि कोई भी अधिकारी भी जनता का है, जनता के पैसे से ही उसको तनख्वाह दी जाती है, जनता के पैसे से ही वो चाहे किसी भी तरह का उपयोग भोग कर रहा है, तो वो जनता के प्रति अगर जिम्मेदार और जवाबदेह नहीं है और मुख्यमंत्री जी के कानों तक वो बातें जाती है, तो आप निश्चित तक देखे होंगे सैकड़ों ऐसे बड़े अधिकारियों को डिमोट कर दिया गया है, छुट्टी कर दी गई है, जेल में बंद कर दिया गया है, उनको एसडीएम से तहसीलदार बना दिया। और अभी हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता से कहता हूं, आम नागरिकों को अगर आपको लगता है तो उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की पारदर्शी सरकार चल रही है, ईमानदार सरकार चल रही है, जवाबदेह सरकार चल रही है। मैं कह सकता हूं कि एक विपक्षी के नाते हमारे बड़े भाई मित्र यहाँ बैठे, हजारों बातें कह सकते हैं हम, आज वो समय नहीं, फिर भी मैं आपको कहता हूं कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के कान में, मुख्यमंत्री जी के कान में अगर कोई भी बात आती है, अगर एसएन सिंह भी गलत कर रहे हैं तो गलत ही कर रहे हैं। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की संपूर्ण ये जनता जानती है। मैं ठीक है, एक अच्छी बात है, एक सार्थक डिबेट हुई है इस पे पॉलिटिकल, क्योंकि जब किसी की मौत होती है और जिंदा जलता है तो उसे ही पता, देखिए जिंदा जल गई एक फैमिली। मैं एक अंशु जी क्योंकि ये चीजें ठीक है, हमने बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं, फिर उस पर केसेस चलते हैं और देखिए सिंह साहब ने एक बड़ी फेरिस्त भी गिना दी, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर प्रशासन पर होता है, बहुत सारे जो दबाव है, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं और वही कहीं ना कहीं दबाव जानलेवा साबित हो जाता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो लोग भी गलत कर रहे हैं उसके पीछे पॉलिटिकल प्रोटेक्शन होता है, सरकारें कोई नहीं। और इसमें सबसे बड़ा जो जोखिम है वो कस्टमर का है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि किन मानकों का पालन किया गया या नहीं किया गया। जब समस्या सामने आके खड़ी होती तो पता चलता है फायर सिस्टम नहीं है, एग्जिट नहीं है इमरजेंसी का। तो अभी भी हम तो ये कहते हैं कि ये राजनीति से परे विषय है। किसी की, जो लोग भी यहाँ पे चैनल पे डिबेट पे बैठे हुए हैं, इस पैनल में पत्रकार हो, नेता हो, पक्ष हो, विपक्ष हो या राजनीतिक विश्लेषक हो, एक्सपर्ट हो, उनके फैमिली मेंबर, उनके रिलेटिव होटल्स में जाते हैं, तो रिस्क तो सबके लिए है। तो इसमें अभी भी इसको संकल्प लेना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पिछले 10 सालों से सिर्फ भाषण चल रहा है। आप ईमानदारी से इस पर काम करिए, विपक्ष आपके साथ है। आप लोगों की जान को जोखिम में मत डालिए। जो भी इस तरीके के गलत होटल्स बने हैं उसके लिए नई नियमावली बननी चाहिए। और कायदे से मैं आपको बताऊं, एक मेरा और एडवाइस है जयप्रकाश जी, देखिए होटल इंडस्ट्री आज की डेट में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। बिल्कुल, आज की डेट में जो पर्यटक हैं वो बहुत बड़ा, एक दूसरी जगह पे लोग जा रहे हैं, रुक रहे हैं, सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। तो होटल के लिए एक अलग से मिनिस्ट्री होनी चाहिए, एक स्पेशल डिपार्टमेंट होना चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि होटल इंडस्ट्री इतनी बड़ी होने के बावजूद, जिससे हमारे पर्यटक टैक्स देते हैं, आते हैं, वो तमाम तरीके से राज्य को फायदा होता है, स्टेट गवर्नमेंट को फायदा होता है। होटल्स के लिए अलग से व्यवस्थाएं होनी चाहिए, पर्यटकों के लिए स्पेशल मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट और स्टाफ होना चाहिए, जिससे कम से कम उनकी जान के साथ जोखिम ना हो। और जो होटल से लगातार बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि निर्माण को लेकर अब होटल बनता है, अगर लखनऊ में बन रहा है तो बिल्डिंग को देखेगा एलडीए, फायर को देखेगा फायर डिपार्टमेंट। तो होटल के लिए विशेष तौर से अलग प्रोविजन होने चाहिए, बाकी सब व्यवस्थाएं जो चल रही है वो अलग है। ये एक बड़ी बात है, कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आदमी वहां रुकता है और ये होता है। मैं अशोक दर साहब, क्योंकि आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को एक अफसर के तौर पर जागरूक वाला मैसेज दीजिए कि भाई ये चीजें करें, और अगर आप एक आम उपभोक्ता है, आम कस्टमर है, अगर होटल में जा रहे हैं, इन चीजों को ध्यान देंगे तभी आप होटल लें। बिल्कुल सही बात है, आम नागरिक को सजग रहना चाहिए। लेकिन एक बात जोड़ेंगे शर्मा जी, ये कह करके हम लोग अधिकारी वर्ग अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते कि तमाम होटल, तमाम संस्थान प्रभावशाली लोगों के हैं, वहां चेक करना बड़ा मुश्किल है। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। अगर अधिकारी ईमानदार है, शालीनता से ऐसे जगहों पर भी जाए, बताए और ये साफ संकेत दे कि हमें रिश्वत नहीं चाहिए, हम केवल आपकी सुरक्षा चेक करने के लिए आए, कुछ सुझाव देंगे, जो कमियां होगा उनको आप दूर कर लीजिएगा। प्रभावशाली अशोक दर साहब, मैं एक बड़ा सवाल है, मुझे पता है, मैं कई बार तो मुझे लगता है कि मैं पॉलिटिकल नेताओं को क्लीन चिट दे दूं और मैं पूरे प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दूं। क्योंकि आप सोचिए, अभी मैं कल चर्चा कर रहा था, एक अवैध मदरसा बन गया, और कब बना? अभी 2021 में।
अब उसे तोड़ रहे हैं भाई आप। अरे अब ये कौन सो रहा था भाई, ये मस्जिद बन गई, आप अब तो तोड़ रहे, तो बन कैसे जाते हैं फिर? ये तो प्रशासन ही देखता होगा ना ये सारी चीजें। यही तो भ्रष्टाचार है ना, मैं जो कह रहा हूं भ्रष्टाचार के कारण से ही होता। अगर अधिकारी ईमानदार रहे और प्रभावशाली लोगों के भी होटल चेक करने जाए, साफ सुथरे मन से जाए, सुझाव दे उनको, तो वो भी मानते हैं। अस्पतालों में भी अग्निशमन होता है, तो सरकारी अस्पताल में कौन प्रभावशाली लोगों का अस्पताल है? सरकारी अस्पताल तो सरकार के है। अधिकारी की नीयत साफ होनी चाहिए, प्रभावशाली व्यक्ति के भी होटल चेक करेंगे, ईमानदारी से चेक करेंगे। अगर थोड़ी सी अधिकारी ईमानदारी बरते तो चीजें सुधर सकती है। हम एक सार्थक डिबेट कर रहे थे, लेकिन लोगों को भी जागरूक रहने की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। नमस्कार।